हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे जो आपके कंप्लीट सिलेबस का पेपर है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। और एग्ज़ाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन ही आपके आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 मोल का आयतन क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। 1 मोल का आयतन क्या होगा? तो द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो देखिए, 1 मोल का जो आयतन होता है वो आपके पास 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। अगर इसे ml में कन्वर्ट कर देंगे तो 22,400 ml हो जाएगा। तो देखिए, मैंने फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ml 22.4 ml दिया है, तो ये गलत आंसर है। जबकि राइट आंसर कौन सा है? सेकेंड आंसर राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है ना? 22,400 ml। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु गिव द लो मल्टीपल प्रोपोर्शन। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो गुणित अनुपात का नियम आपके दिया था किसने? जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था गुणित अनुपात का नियम। जोसेफ प्राउस्ट ने कौन सा दिया था? स्थिर अनुपात का नियम। अवोगाद्रो ने कौन सा दिया था? अवोगाद्रो का नियम। गे लुसेक ने कौन सा दिया था? ये आपके लिए HW है कि गे लुसेक ने कौन सा नियम दिया था। और ये सारे के सारे रूल्स याद भी होने चाहिए। पहले बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, n = 4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखिए, ये n जो है वो आपके पास कौन सा n है ये आपको पता होना चाहिए। n बराबर वो है k कोस, l कोस, m कोस और n कोस। ये सेल है, तो सेल n बराबर कितना है? 4 स्क्वायर। कितना क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 × 2। आंसर कितना हो गया? 32। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, n = 3 के लिए m का गलत मान क्या है? n यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। और l क्या है? यहाँ पर द्विघांसी क्वांटम संख्या। तो आपको रॉन्ग वैल्यू बतानी है। तो देखिए, रॉन्ग वैल्यू की बात अगर हम करें तो n जो l की वैल्यू होती है वो l जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम हो सकती है n-1 तक, यानी n के बराबर कभी भी नहीं होगी। और फर्स्ट ऑप्शन देखिए n के इक्वल है, 3 है, तो यही आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डायगोनल रिलेशनशिप बताइए। देखिए, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है। आप अगर क्वेश्चन की उसकी थ्योरी में जो लैंग्वेज लिखी हुई है, अगर उस लैंग्वेज के टॉपिक को भी अगर क्लियर करते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है? तो देखिए, डायगोनल जो रिलेशनशिप है आपके पास वो कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट है, कौन कौन से? पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट है उनके बीच में एक रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जैसे पीरियड नंबर 2 में कौन कौन आता है? लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है एंड फ्लोरीन आता है। ठीक है, नियोन भी आता है। और पीरियड नंबर 3 में कौन आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन और आर्गन। तो ये डायगोनल का मतलब है कि जैसे लिथियम है ना, इसके डायगोनल पे कौन है? यहाँ पर लिथियम के डायगोनल पे कौन है? मैग्नीशियम है। कौन है लिथियम के डायगोनल पे? मैग्नीशियम है। तो उसकी बात हो रही है, लिथियम के डायगोनल पे कौन है? मैग्नीशियम है। तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है। बेरिलियम के डायगोनल पे कौन है? एल्यूमिनियम है। बोरोन के डायगोनल पे कौन है? सिलिकॉन है। तो देखिए, लिथियम और मैग्नीशियम वाला राइट आंसर हो गया, बेरिलियम और एल्यूमिनियम वाला राइट आंसर हो गया, और बोरोन और सिलिकॉन वाला राइट आंसर हो गया। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रूम टेम्परेचर कितना होता है? 298 डिग्री केल्विन। कितना होता है? 298 केल्विन। और 298 केल्विन पे केवल पूरी पीरियोडिक टेबल में 2 ही एलिमेंट हैं। एक तो है Hg मरकरी और एक है आपका Br ब्रोमीन। ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? रूम टेम्परेचर पे आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? Br आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम भी लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे नहीं होते हैं। ये होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है 30 डिग्री,
235 डिग्री, जो जनरली इंडिया में जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट रेडियस कौन सी होती है। तो यहाँ पर देखिए आर का मतलब है रेडियस और वी का मतलब है यहाँ पर वांडरवाल, क्या है, वांडरवाल्स है, ठीक है। सी का मतलब है कोवेलेंट और एम का मतलब है मेटेलिक। एम का मतलब क्या है, मेटेलिक। एम का मतलब क्या है, मेटेलिक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी रेडियस की, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो रेडियस में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए रेडियस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये सबसे वीक होता है। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे वीक फोर्स होता है। इस वजह से इसकी रेडियस भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होगा तो एलिमेंट में जो एटम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे, तो रेडियस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो रेडियस सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, आर वी, उसके बाद कौन सी होती है, आर एम, और उसके बाद कौन सी होती है, आर सी। क्योंकि फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वो कोवेलेंट का मैक्सिमम होता है और मेटेलिक का उसके बाद होता है, वांडरवाल का सबसे वीकेस्ट होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, आल सेम नहीं बल्कि आर वांडरवाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यहाँ पर बात की गई है, अधिकतम विद्युत ऋणता की। तो देखिए पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको ये याद रहता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैक्सिमम। लेकिन चारों ऑप्शन में ही आपके पास ना फ्लोरीन है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे, फ्लोरीन के जस्ट बाद होती है आपके किसकी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं होता ऑप्शन में तो फिर कौन होता, क्लोरीन राइट आंसर आपका हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CaC2 में कितने पाई बॉन्ड हैं। तो देखिए पहली बात तो CaC2 की स्ट्रक्चर क्या होती है। CaC2 की स्ट्रक्चर होती है आपके पास कैल्शियम यहाँ ऊपर होगा इस तरह से, और कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और ये इस तरह से कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होती है। तो देखिए ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्ड है, ये दोनों जो आपके पास बॉन्ड हैं, फर्स्ट बॉन्ड ये एंड सेकंड बॉन्ड ये दोनों तो कैसे हैं आपके पास, आयनिक बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड इनमें तो काउंट होंगे नहीं, पाई और सिग्मा किस में काउंट होंगे, इन दोनों में। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये कार्बन। अब इसमें क्या है, पहला सिग्मा और बाकी के क्या होते हैं, पाई। तो पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो इसका सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीधा पूछा गया है, मोस्ट लगा लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं हम। PCl5 में क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखिए PCl5 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d। कौन सा होता है, sp3d। अगर आप निकालना भी चाहें तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, या तो आप जनरली एक फॉर्मूले से निकालें तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे क्योंकि 5 Cl है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0 होंगे, तो 5 सिग्मा बॉन्ड n की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d। अदरवाइज अगर आप देखना चाहें फॉर्मूले से तो n इक्वल टू होता है 1/2 सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 5, चार्ज 0, और साइड एटम कितने हैं, 5। कितना होगा, 10/2। तो आंसर कितना आ गया, 5, n की वैल्यू 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। कितना होता है, 3.5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए एक तो CO प्लस है जिसका 3.5 होता है, एक CO+2 है जिसका 4 होता है, बाकी जिसका भी आप जैसा निकालते हो वैसा ही होता है। जैसे N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी में 14 इलेक्ट्रॉन होते तो आप 3 बताते हो, 13 और 15 होता है तो कितने बताते हो, 2.5। 12 और 16 होते हैं तो कितने बताते हो, 2, लाइक ऑक्सीजन या C2। 11 और 17 होते हैं तो कितने बताते हैं, 1.5। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते जाओ या बढ़ाते जाओ, बॉन्ड हाफ कम होता जाएगा। बात समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। यहाँ पे बात हो रही है प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी है। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो HF की होती है, उसके बाद H2O की होती है,
और देन फिर किसकी होती है, NH3 की होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग किसकी हो जाएगी, HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर चेंज होता कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, तब क्वेश्चन चेंज हो जाता, तब बात एक अलग होती। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास 8 इक्विलिब्रियम साम्य पे कौन सी पोजीशन होती है। तो आपको पता है ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, टाइम और अगर हम वेलोसिटी का अगर ग्राफ देखते हैं, रेट का ग्राफ देखते हैं तो कुछ इस तरह से देखते हैं, ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, इस तरह से आपका ग्राफ बनता है। और एक जगह जहाँ कि एक बार मिलते हैं फर्स्ट टाइम, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ मिल गए हैं, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम जहाँ जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे आर फॉरवर्ड एंड आर बैकवर्ड क्या होता है, इक्वल होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपके पास, उसकी हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्वेश्चन दिया गया है N2 + 3H2 = 2NH3 के लिए Kp का मात्रक क्या होगा। तो Kp की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है Kp = ATM की पावर डेल्टा Ng। अब आपको कुल मिला के ATM तो आंसर आएगा ही आएगा, तो ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा आपका और डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपके पास बचा कौन सा ऑप्शन, बी एंड सी। अब आपको देखना डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी, डेल्टा Ng क्या होता है, डेल्टा Ng होता है आपका Np - Nr। और Np क्या है, गैसीय रिएक्टेंट के मोल, और Nr क्या है, Np क्या है, गैसीय प्रोडक्ट के मोल, और Nr क्या है, गैसीय रिएक्टेंट के मोल। तो देखिए आपके पास डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पर देखो कितने हैं आपके पास, प्रोडक्ट के मोल 2 और रिएक्टेंट के मोल 3, 1, 4। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 - 4, आंसर कितना आएगा, -2, यानी डेल्टा Ng की जगह क्या आ जाएगा, -2। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ATM की पावर -2। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, H3BO3 है। तो देखिए थोड़े से ऑप्शंस इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर L का मतलब है लुईस, A का मतलब एसिड, L का मतलब लुईस, B का मतलब बेस। और ये जो AS लिखा हुआ है इसका मतलब है आर्सेनियस एसिड, और BA लिखा हुआ है आर्सेनियस बेस। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर दी थी, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन समझा दिए कि ऑप्शन क्या है। वहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आएगा, सिंपली लिखा हुआ आएगा लुईस एसिड, इस तरह से लिखा हुआ आएगा, तो आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर H3BO3 किस टाइप का होता है। तो देखिए H3BO3 अगर इस तरह से अगर हम इसको देख लें तो ये आपको आर्सेनियस एसिड की तरह दिखता है, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या है, लुईस एसिड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कैसा होता है, लुईस एसिड होता है। आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है H3BO3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। H3BO3 को कई बार ऐसा भी लिखते हैं BOH का होल थ्राइस। अभी आपको आर्सेनियस बेस लगेगा, लेकिन आर्सेनियस बेस नहीं है, ये क्या है, लुईस एसिड है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, PbCl2 के लिए KSP एंड S में रिलेशन क्या है। तो PbCl2 देखिए मैंने आपको कई बार बताया है, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो वीडियोस बनाए हैं, 63 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस बनाए हैं। काफ़ी बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट भी दिखाया है। ज़्यादा मैंने चार्ज रखा भी नहीं है, 51 रुपीज़, ओनली 51 रुपीज़ में कंप्लीट केमिस्ट्री के 63 वीडियोज़ मैंने आपको दिए हैं, और कई बच्चों ने लिए भी हैं। मोर देन 20 स्टूडेंट्स पहुँच चुके हैं उस पर, और धीरे धीरे क्रेज़ बढ़ रहा है। और जेट ICR CUT नीट RPBT के लिए वो है कम्प्लीटली। तो जो PbCl2 है उसमें मैंने वहाँ पर भी मैंने बताया है कि जो आपका टॉपिक है PbCl2, जो आपके पास जो साल्ट है, ये किस टाइप का साल्ट है, AB2 टाइप का साल्ट है। किस टाइप का साल्ट है, AB2 टाइप का साल्ट है। और AB2 टाइप के साल्ट के लिए आपके पास KSP एंड S में रिलेशन क्या होता है, KSP = 4s³ होता है। क्या होता है, KSP = 4s³। सीधा डायरेक्ट आप इसे टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ LiAlH4, ये तो क्या है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। H2O2 रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बच गया कौन सा, H2SO4। अब H2SO4 ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, चाहे ये स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है,
H2CO3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो निकालने का सिंपली तरीका है, जिसका निकालना है उसे अक्स मान लीजिए, बाकी सबकी जनरल लिख दीजिए, और चार्ज जो है पूरी स्पीसीज पे, इस पे चार्ज क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है, तो यहाँ मैंने 0 रख दिया। 2 हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन का कितना? +2, 1 ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन का कितना? -6, -6 और प्लस के 2 कितने बन गए? -4, अक्स -4 बराबर 0, अक्स बराबर कितना आ गया? +4। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेग नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट कांस्टेंट। ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट होता है एक वर्ड, और एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर भी इफेक्ट डालता है एंड कैटलिस्ट भी इफेक्ट डालता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ओनली टेम्परेचर इफेक्ट डालता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का मात्रक क्या होगा यदि एन की वैल्यू 1 हो? तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? के बराबर मोल 1 - n लीटर n-1 एंड सेकंड इनवर्स। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, सेकंड इनवर्स आपके पास ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए आप यहाँ पर n की जगह आप क्या रख दोगे? 1 रख दोगे, n की जगह 1 रख दोगे, तो मोल और लीटर तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? सेकंड इनवर्स। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। और ये जेट एग्जाम में आया हुआ है, जेट 2021 में ही करंटली आया अभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको T/2 एंड ए में रिलेशन बताना है। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T/2 और ए में जो रिलेशन होता है वो होता है 0.691/6931/K। तो यहाँ ए कहीं नहीं आ रहा है, तो T/2 है वो ए पे डिपेंड नहीं करेगा। T/2 जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा? ए पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला फॉर्मूला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ ये वैल्यू है T/2 इधर लिखा हुआ है और यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है। कि ए चाहे कितनी भी इंक्रीज करो, T/2 हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साबुन के लिए CMC की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ CMC फॉर क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन, क्रांतिक मिसेल सांद्रता सोप विल बी, तो कितनी होती है? 10⁻³ रेंज जो होती है वो 10⁻³ से 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स तक होती है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धनावेशित सोल कौन सा है? धनावेशित सोल कौन सा है? तो देखिए धनावेशित सोल AU भी नहीं है, CDS भी नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? TiO2। कौन सा हो जाएगा? TiO2। एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होगा NaAlO3, सीधा याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, मंडल परीक्षण जोन रिफ्लेंसिंग प्रक्रम में किसके निष्कर्षण में यूज़ करते हैं? किसको शुद्ध करते हैं, प्योरीफाई किसको करते हैं? तो हम करते हैं किसको? मेटेलॉइड्स को। तो सेमी मेटल होते हैं उनको करते हैं, उपधातुओं को करते हैं, तो कौन आ जाएगा? सिलिकॉन राइट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मंडल परीक्षण के अलावा वोन आर्केल प्रोसेस है, ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 से आपके पास रॉक साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो रॉक साल्ट NaCl को ही बोलते हैं, नाम चेंज कर दिया बस मैंने थोड़ा सा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रॉक साल्ट किसको बोलते हैं? NaCl को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? तो आपको पता है, मैंने बताया था कि लिथियम छोटा सा होता है, इसलिए एक ऑक्सीजन को संभालने के लिए 2 लिथियम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्या बनाता है? A बनाता है, ठीक है, Li2O। लेकिन सोडियम बराबर है ऑक्सीजन के, इसलिए 2 ऑक्सीजन को संभालने के लिए 2 सोडियम आ जाते हैं, और पोटेशियम तो बड़ा होता है इसलिए अकेला ही संभाल लेता है ऑक्सीजन को, 2 ऑक्सीजन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? टंगस्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? टंगस्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F14 5D4 6S2। एग्ज़ाम 2022 लगा लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने के पूरे चांसेज हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कासा ब्रोंज
एलोय किसका एलोय है, तो ब्रोंज होता है आपके कॉपर प्लस Sn का। किसका होता है, कॉपर प्लस Sn का, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ द प्योर क्रिस्टलाइन मैटर। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी क्या होती है, तो ये होती है आपके शून्य होती है। और यही क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। कौन सा है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ध्यान रखना। लास्ट ईयर एग्जाम में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पूछा गया था, इस बार थर्ड। तो डेल्टा, फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा यू या डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्लू पूछा गया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए 2Cl और कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, तो डेल्टा H और डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों ही क्या हो जाएगी यहाँ पर, नेगेटिव। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसेंटिल एमिनो एसिड, चारों में से एसेंटिल एमिनो एसिड कौन सा है, तो आपका एसेंटिल एमिनो एसिड होता है आर्जिनिन। कौन सा होता है, आर्जिनिन होता है। और ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसमें क्रिल कार्बन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजनी बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है डीएनए में, तो डीएनए की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, आपने देखी होगी अच्छे से। तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजनी बेस लगे हुए होते हैं। तो नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं उसमें जैसे जी आपके सी से अटैच होता है, ए आपका टी से अटैच होता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड कौन सा होता है, ये बॉन्ड होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। अगला है द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई क्या होगी, मोनोमर का मतलब क्या होता है, एकलक इकाई, तो कौन सा हो जाएगा, आइसोप्रीन राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे मीठा कृत्रिम मधुरक कौन सा है, द स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो ये होता है आपका कौन सा, एलिटेम होता है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा फेमस और यूज़ करने वाला एस्पार्टेम है, लेकिन सबसे मीठे की बात हो रही है यहाँ पे, प्रसिद्ध की बात नहीं हो रही है, फेमस की बात नहीं हो रही है, मैक्सिमम यूज़ करने वाले की बात नहीं हो रही है, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन एलिटेम, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कौन सी कंडीशन में होता है, तो देखिए होमोलाइटिक जो बॉन्ड फ्यूजन है आपके पास, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन आपके पास लो टेम्परेचर पे नहीं होता है, किस पे होता है, हाई टेम्परेचर पे। पोलर सॉल्वेंट नहीं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, एसिड की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर, लाइट होनी चाहिए। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन की 3-4 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है टेम्परेचर हाई होना चाहिए, अगर ऐसा भी है 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है तो डेफिनेटली होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर आपने यूज़ किया है तो भी आपका होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो जाएगा। अगर आपने यूवी रेज का यूज़ किया है तो भी आपका होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो जाएगा। अगर आपने सूर्य के प्रकाश का यूज़ किया है तो भी होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने पेरोक्साइड यूज़ किया है ROR या HOOH तब भी आपका क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोपाइल रिएजेंट है, न्यूक्लियोपाइल का मतलब क्या है, नाभिक स्नेही, हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही का मतलब क्या है, नाभिक से स्नेह करने वाला, और नाभिक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नाभिक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज से प्रेम कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज से स्नेह कौन करेगा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो पहले से। तो देखिए BF3 पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, FeCl3 में वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि इसके पास क्या है, नाइट्रोजन में लोन पेयर है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है डाइडिहाइड्रोबेंजाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखो डाइडिहाइड्रोबेंजाइन की जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन वल्ले होती है, बेंजीन वल्ले में इस तरह से 3 बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड, और एक यहाँ पे होता है, तो ये आपको क्या दिखता है, ट्रिपल बॉन्ड दिखता है। और आप क्या समझते हैं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। लेकिन जो थर्ड बॉन्ड है, जो आपका थर्ड बॉन्ड है ये वाला,
ये जो थर्ड बॉन्ड है ये हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, और हाइब्रिडाइजेशन का एक रूल है, हाइब्रिडाइजेशन से कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपके पास, ये जो बॉन्ड बना हुआ है पाई बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, ये हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। किससे बनता है? हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। इसलिए यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp नहीं बल्कि sp2 होता है, और पूरी डाइडिहाइड्रोबेंजाइन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2 ही होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से लगा लेना। अगला है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन को मैंने स्वार्ट्ज रिएक्शन का उल्टा करके दे दिया। स्वार्ट्ज जो आपके पास रिएक्शन होती है उसकी एक खास बात होती है कि एक क्या बनाती है? एल्किल फ्लोराइड बनाने की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है, सबसे फेमस मेथड है। तो देखिए यहाँ पर पहला ही मैंने ये कर दिया, बच्चे रट रखे होते हैं और राइट आंसर इसको कर देते हैं, जबकि ये तो रॉन्ग है। इसमें तो एल्किल फ्लोराइड की रिएक्शन AgCl से करवा रहा है, लेकिन आंसर कौन सा होगा? थर्ड आंसर होगा। कौन सा होगा? थर्ड आंसर होगा। एल्किल AgF की रिएक्शन एल्किल क्लोराइड से बना कराते हैं, तब आपके पास एल्किल फ्लोराइड बनता है। अब देखिए इस रिएक्शन का तो कोई नाम नहीं है, लेकिन इसका भी एक, ये भी नेम रिएक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन है और ये भी नेम रिएक्शन है। ये तो मैंने बता दिया स्वार्ट्ज रिएक्शन। इन दोनों को आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इन दोनों का नाम क्या है। अगली रिएक्शन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपने मॉडल पेपर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा तरीका रहा है। यहाँ से गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में इस टाइप के 5 क्वेश्चन मिनिमम आप मान के चलिए कि इस पेपर को याद करने के बाद आपके मिनिमम 20 मार्क्स 100% आ जाएंगे। बस तरीका आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं करना है। अब अगर चीज़ें चेंज कर दे, हल्की सी चीज़ें चेंज कर दे, तो उसमें अगर आपसे आंसर पूछे, जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें n की वैल्यू आपके पास 4 थी और उसके लिए आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, तो इस बार हो सकता है कि n की वैल्यू 5 दे दे या 3 दे दे, तब भी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो ना। बस इस तरह से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं और एल्कोहल और आपके पास क्या बन रहा है? साल्ट बन रहा है। तब आपकी रिएक्शन कौन सी है? ये एल्डोल कंडेंसेशन भी नहीं है, HVZ भी नहीं है, हुंडसीकर भी नहीं है, तो कौन सी है? केनिजारो है। कौन सी है? केनिजारो रिएक्शन है। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केनिजारो। आपके लिए HW है कि आप एल्डोल कंडेंसेशन, HVZ और हुंडसीकर तीनों रिएक्शन याद कर लें। केनिजारो तो यहाँ याद हो ही गई है। केनिजारो में क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स इस बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? एल्कोहल और एसिड का साल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर था। इसी के तरह के और भी 2-4 मॉडल पेपर लेके आएंगे ताकि आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री जेट, ICR, CUET, RPVT और नीट के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री आपकी यहीं पे हो जाए।